होमवर्क बनाया था आज और मैं भूल गया हूँ उसको लाना, तो मैं वैसे ज़ुबानी लिख देता हूँ यहाँ पे जो याद है मुझे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अभी से एक हफ़्ता मैं तुम्हें दूँगा, तो वो तुम दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि मैं नहीं बुरी बात, जुम्मा मुबारक दिन होता है, उस दिन और काम करने नेक्स्ट वीक नहीं। अच्छा, होमवर्क मैं फ़ोटो कॉपियर पे रख देता हूँ अभी प्रिंट करके आफ्टर 5 o'clock, ठीक है। सो दैट विल बी ड्यू ऑन इन 1 week's टाइम, जब भी वो आज से एक हफ्ते के बाद, नेक्स्ट वेंसडे। ऑलराइट, अच्छा जी, क्या पढ़ रहे थे? पहले बताएं कोई सवालात हैं? आप लोग पढ़ तो खूब रहे होंगे, मुझे पता है ना। वो बुक में से नहीं, वो सारा किताब से पढ़ा रहा हूँ यार। बुक तो मैंने रख दी थी, बुक तो मैंने यहाँ इसके पास कॉपी पड़ी है, आप ले लें यहाँ से जाके, वो तो कोई इशू नहीं है। तो इसीलिए ये बनवाई है, वीडियो बन रही है। तो अभी क्या करूँ मैं, मुझे ये बताएं। अब मैं एग्ज़ाम में तो आपके साथ नहीं बैठ सकता हैं? क्या वो बन रहा है ना यार, वीडियो बन रही, क्या कहा? और ये इसीलिए बन रहे हैं कि ये आप लोगों को अवेलेबल हो, वैसे क्या बनाने का फ़ायदा? ये क्या बात हुई यार? एक मिनट, ये वीडियो लेक्चर्स आप लोग लाइब्रेरी को दे रहे हैं? बस सही है, तो लाइब्रेरी में जाके पूछ लें, सही है। ओ यार, शेयर फोल्डर का मुझे नहीं पता क्या होता है, वो तुम लोग खुद ही करोगे। हाँ, और लाइब्रेरी से ले लो ना जाके यार, और खुद ही कर लेना जो भी करते हो यार। स्टूडेंट्स को सो मुफ्त होता है, जो कोर्स पढ़ रहा होता है उसके लिए कोई मसला नहीं होता। अच्छा जी, ये किस लिए रखा हुआ है? मुझे याद आया, हम मॉसफेट्स पढ़ रहे थे। 4.6 हाँ, ये फिगर थी ना। अच्छा, हम अब आप लोग बजिंग ख़त्म करें ना, ताकि मेरी आवाज़ पहुंच सके। मॉसफेट का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे थे, सही है। एंड वी टॉक्ड अबाउट के जितनी भी, अब ये सिर्फ मॉसफेट्स पे नहीं है, बल्कि जितनी भी डिवाइसेस अब बनती हैं वो प्लानर डिवाइसेस कहलाती हैं। दैट मीन्स के वो डिवाइसेस जो हैं वो एक सिंगल पीस ऑफ एक बड़ी शीट होती है सिलिकॉन की, उसके ऊपर ग्रो की जाती हैं, ठीक है। तो ये मॉसफेट्स भी उसी तरह बनते हैं, और उसका मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की थी। कुछ समझ आ गया तो ठीक है, नहीं भी आया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों में से किसी का मूड हुआ कि ये आगे परस्यू करे, सेमीकंडक्टर्स पढ़ना चाहे मास्टर्स के अंदर, तो वो इंशाल्लाह आपको इतने कोर्स पढ़ाएंगे कि आपको सारा समझ आ जाएगा। बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ बैकग्राउंड, ताकि आपको कुछ थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट्स हों। मैं इसको दोबारा से इस तस्वीर को जल्दी से बनाता हूँ और हम इसको क्विकली एक दफ़ा गुजार देते हैं। इसमें जो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, आपके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, वो ज़्यादा होती हैं, जिसको हम कहते हैं सर्किट पर्सपेक्टिव। कंपोनेंट्स जो डिज़ाइन किए जाते हैं, मसलन हम रजिस्टर की बात करें तो एक तो है जो मैन्युफैक्चरर है उस कंपोनेंट का, उसका पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट होता है। वो डिवाइस मैन्युफैक्चरर है, डिवाइस डिज़ाइनर है, उसको ये सारी बातें बहुत तफसील से पता होनी चाहिए, ठीक है। एक बड़ी मशहूर किताब है, बालिगा एक ऑथर है, आई थिंक ही इज़ आल्सो एन इंडियन ऑथर, इस किताब ने भी उसको रेफ़र किया हुआ है। इट इज़ लाइक द बाइबल ऑफ दीज डिवाइसेस। उसमें इसके स्ट्रक्चर्स और इसकी फिज़िक्स और सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में डिस्कस हैं। हम लोग यहाँ पे ये चीज़ें सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आपको एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हो कि ये डिवाइसेस इंटरनली किस तरह होती हैं, और उसकी वजह से उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे बदलते हैं, कैसे उन पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो मैं ये क्विकली दोबारा बना रहा हूँ। दिस इज़ फिगर 4.6। Okay, this is your gate.
ये जो रीजन है ये इंसुलेटिंग रीजन है, जो नॉर्मली नहीं सॉरी, दिस इज नॉट इंसुलेटिंग रीजन, दिस इज योर मेटलाइजेशन। मेटलाइजेशन का मतलब है कि ये एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड है, और ताकि ये नीचे वाले सेक्शन के साथ एक डायरेक्ट ओमिक कांटेक्ट बना सके, यहाँ से बिजली गुजर सकती है। आपके जो एक्सटर्नल टर्मिनल्स हैं उसमें ये सोर्स कहलाता है और ये गेट कहलाता है। अच्छा, इस जगह जो इस तरह उसने बनाया है, ये देखो ना, मैंने यहाँ गलती कर दी। ये जो जगह है ये कुछ इस तरह है, ऐसे करके। ये जो रीजन है, दिस इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रीजन है ये भी कंडक्टिंग है। He says that this is polysilicon, ये भी कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर है। This guy is insulator. ठीक है, ये तो हो गया टॉप के ऊपर से जिस तरह वो चीज़ें ऊपर लगी हुई हैं। इसके नीचे आपकी एक स्ट्रेट सरफेस है, ये एक स्ट्रेट, ये यहाँ से नीचे सिलिकॉन का पीस फिर होता है, ये आपकी सिलिकॉन है। और इस सिलिकॉन के अंदर अब आपकी वो चल रही हैं, डोपिंग चल रही है, ठीक है। इसको मैं डिफरेंट कलर्स से कोशिश करता हूँ। एक यहाँ पर वेल है, एक यहाँ पर वेल है। ये दोनों जो हैं ये आपके N+ वेल्स हैं। Then you have the P region. This is N- and this is N+. और गप्पें क्यों लग रही हैं? And then on the bottom side you again have metal. This is called drain. इधर यहाँ पे मैं मेरे पास जो रंग हैं वो यही हैं। लेट्स सी, दिस इज इंसुलेटर, दिस इज इंसुलेटर, ये जो ब्लू कर रहा हूँ मैं, दिस इज इंसुलेटर। तो ये जो गेट का जो पोर्शन है ये कम्प्लीटली अलग है, इसका कोई कनेक्शन कहीं से भी नहीं है। इट्स सिटिंग ऑन एन इंसुलेशन बेड। ये पोर्शन मेटल है, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है सिलिकॉन के साथ। सिलिकॉन के साथ ये दो जगहों पे कांटेक्ट कर रहा है, N+ रीजन में और P रीजन के अंदर। ये आपको ऐसे लगता है जैसे ये तकरीबन शॉर्ट हो रहे हो, ये दोनों रीजन जो है ना ये आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं। अब मैं साइड के ऊपर इस मॉसफेट की अगर तस्वीर जो हम लोग वो बनाते हैं, इसका सिंबल बनाते हैं, वो ये होता है। इसमें एक कनेक्शन आपको याद होगा, एक यहाँ पर कनेक्शन दिखाया जाता है। अच्छा, अब देयर आर सम मॉसफेट्स जो कि 4 टर्मिनल की डिवाइसेस होती हैं, 4 टर्मिनल डिवाइसेस। उसमें ये जो जगह है ये आपका बेस कहलाता है, ये जगह आपका सोर्स है, ये आपका ड्रेन और ये गेट है। जो हम पावर मॉसफेट्स वैसे यूज़ करते हैं कन्वेंशनली, मसलन आप कॉमनली अवेलेबल हैं IRF के 520, ये प्रोबेबली आप लोग अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में भी यूज़ कर रहे हो।
उसके अंदर ये बेस इस सोर्स से शॉर्टेड होती है। और ये देखो ये जो वो ये शॉर्ट जो है ये वही शॉर्ट है एक्चुअली। दिस इज़ योर बेस रीजन, दिस इज़ योर सोर्स रीजन, सोर्स वेल है, और ये आपका ड्रेन वेल है। ओके, चैनल जो है वो यहाँ क्रिएट किया जाता है इस रीजन में। और ये चैनल क्रिएशन होती कैसे है कि अगर आप नॉर्मल हालात में अगर इसी को आप देखें, इसकी जो एक्सटर्नल बाइसिंग होती है आप इसको ग्राउंड कर देते हो, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर देते हो। अब अगर गेट को तुमने ग्राउंड किया हुआ है इस तरह, गेट दैट मीन्स के VGS अगर 0 है तो उस सूरत में जो ड्रेन है वो ओपन बिहेव करेगा। इस सूरत में अगर आपका गेट के ऊपर 0 पोटेंशियल है या गेट सोर्स के साथ शॉर्टेड है तो इस जगह पर कोई ये सोर्स और ये जो चीज़ है ये एक जैसे पोटेंशियल पे होती है, ये जगह और ये जगह गेट भी एक जैसे पोटेंशियल पे होती है, तो यहाँ किसी किस्म की फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती और उसकी वजह से ये अपनी जो डोपिंग स्टेट है उसी पे होती है ये जगह बैठी। अब अगर आप इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव करते हो, ड्रेन को पॉजिटिव करते हो, तो ये बिहेव करता है एज अ रिवर्स बायस डायोड। एज यू कैन सी कि ये N+N- और P रीजन के थ्रू सोर्स पे जा रहा है, और N+N- P रीजन को हम पहले पढ़ चुके हैं एज अ पावर डायोड। तो वो पावर डायोड यहाँ एग्जिस्ट करता है ऐसे करके, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है। यू ऑल्सो कॉल दिस बॉडी डायोड। बॉडी जी, ये बॉडी डायोड आपको ये नजर आ रहा है N+N- P गोइंग टू द सोर्स, और इसकी जो डायरेक्शन है ये इस तरह है। नहीं वो ऑपोजिट है, यस ऑपोजिट। ये P ऊपर की तरफ है ना, P ऊपर की तरफ है तो ये ऑपोजिट है। जब आप ड्रेन को पॉजिटिव करते हो तो ये डायोड रिवर्स बायस होता है। इस केस में भी आप देखो ड्रेन को जब आप पॉजिटिव करते हो तो ये डायोड रिवर्स बायस होता है। ओके, तो ये आपका वो बॉडी डायोड है जो कि इसके अंदर इनहेरेंटली प्रेजेंट होता है इसके स्ट्रक्चर की वजह से। जब आप इस गेट को पॉजिटिव करते हैं और ये पॉजिटिव पोटेंशियल एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर जाता है, इसको हम V थ्रेशोल्ड कहते हैं। VT के नाम से ये नॉर्मली किताबों में, आपकी किताब में लिखा हुआ है, विच इज़ द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। So when VGS is greater than VT, channel is established. थ्रेशोल्ड वोल्टेज एक नंबर है जो एक कांस्टेंट है एक मॉसफेट के डिज़ाइन के साथ, ठीक है। ये डोपिंग स्ट्रक्चर और उन पे साइज पे डिपेंड करता है। आपका अगर ये डिस्टेंस बढ़ जाए, इसका सिलिकॉन डाइऑक्साइड की थिकनेस बढ़ जाए तो यू रिक्वायर हायर पोटेंशियल, इस तरह की कहानी होती है। मतलब इसकी जो ज्योमेट्री है उसके साथ और इसकी जो डोपिंग कंसंट्रेशंस हैं उसका फंक्शन है कि ये थ्रेशोल्ड कितना होगा। ये बात करते हैं कि VGS जब ग्रेटर देन होगा थ्रेशोल्ड से तो फिर आपका कंप्लीटली ऑन होगा। नहीं, ये नहीं होता, ये गलत है स्टेटमेंट। ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन VGS becomes greater than the threshold voltage, then channel is established. बट चैनल एस्टैब्लिश हो जाने का ये मतलब नहीं है कि जो ट्रांजिस्टर है वो फुली ऑन हो गया, ठीक है। चैनल एस्टैब्लिश होने का मतलब ये है कि अब डिवाइस में से फॉरवर्ड करंट गुजरेगी, लेकिन उसकी जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, जैसे आप इसको देखिए, आपने यहाँ पर से करंट फोर्स की I_D करंट कहलाती है। I_D वर्सेस VDS। VDS इज द वोल्टेज जो कि यहाँ अपीयर होती है, सही है ना, बिटवीन द ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल्स। अगर आप इसको प्लॉट करें फॉर लेट्स से फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द गेट टू सोर्स वोल्टेज, तो ये करंट कैसी होती है। अगर इधर ID जा रहा है
इधर VDS है। व्हेन द डिवाइस इज ऑन, ये कैसी होगी? ये एक रेजिस्टिव बिहेवियर शो करती है। इसकी जो स्लोप है ये ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाएगी अगर VGS, इसको मैं कहता हूँ VGS1 ये वाला है, इसके ऊपर VGS2 है, इसके लिए VGS3 है। तो VGS1 जो है ये सबसे हायर है, ये उससे कम है, ये उससे कम है। जो तुम कम करते जाओगे इसकी स्लोप नीचे को आती जाएगी और अल्टीमेटली इट विल फॉल हियर। ये वो है जबकि VGS जो है वो लेस देन V सब T है। जब थ्रेशोल्ड से कम थे तो वो इस तरह उठनी शुरू होती है। ठीक है, इसको आपने एक और तरह भी देखा हुआ है, इस किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखे हुए हैं, यूं करके एक बीच में से कर्व बनती होती है, ये वही वाली कर्व है। अच्छा जी, बात ये हुई कि जब आप थ्रेशोल्ड से ऊपर जाते हैं तो आपका इस जगह पर जिसको मैंने पिछली दफ़ा बताया था आपको कि इस जगह पर ये जो P चैनल जो है ये N चैनल में कन्वर्ट हो जाता है। N चैनल में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? वो ऐसे कन्वर्ट हो जाता है कि आपका जो गेट था ये कंडक्टिंग गेट था, इसके ऊपर आपने एक पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है जो पॉजिटिव है इस केस में। व्हेन दिस इज पॉजिटिव, इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होते हैं और सारे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इधर से रिपेल होते हैं। P टाइप जो रीजन है उसमें नॉर्मली इंट्रिंसिकली P टाइप होल्स मौजूद होते हैं, वो होल्स मोबाइल होते हैं। होल्स मोबाइल होते हैं ना, पता ना इस बात का? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मोबाइल होते हैं। वो होल्स मूव आउट कर जाते हैं यहाँ से, इस रीजन से भी हट जाएंगे, इधर से भी हटेंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टुवर्ड्स दैट रीजन। और जब ये फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द विसिनिटी N+ रीजन आर पुल्ड इनटू द P टाइप रीजन, जो कि ओरिजिनली P टाइप था लेकिन अब उसके होल्स वहाँ से गायब हो गए हैं और वो जो जगह बनी है वहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। और इस जगह पे हम कहते हैं कि यहाँ पर इसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, इन्वर्जन हो जाती है। इन्वर्जन ऑफ व्हाट डू यू कॉल इट, इन्वर्जन ऑफ डोपेंट हो जाती है। दैट मीन्स कि अगर वो P टाइप था तो वो N टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इफ दिस बिकम्स एन N टाइप सेक्शन देन दिस इज N+, N-, ये थ्रू आउट N टाइप हो जाता है। जब ये N टाइप हो जाता है तो करंट गुजरना शुरू हो जाती है। लेकिन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट हियर इज अगेन अ फंक्शन ऑफ कि आप यहाँ से कितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड से उसको पुल कर रहे हो टुवर्ड्स द गेट, कितना स्ट्रॉन्ग पुल है। जितना आप गेट का पोटेंशियल बढ़ाओगे उतनी स्ट्रॉन्ग पुल पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स पे और उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में कन्वर्ट होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं और चैनल जो है ये वाइडन हो जाता है। चैनल में कंसंट्रेशन बढ़ती है और चैनल वाइडन होता है। जब चैनल कंसंट्रेशन बढ़े और वाइडन हो तो उसकी रेजिस्टेंस ड्रॉप करती है। तो चैनल रेजिस्टेंस जब ड्रॉप करती है तो ये करंट जो है इस तरफ जाती है और इसी चीज़ को हम RDS कहते हैं, RDS, जिसको हम नॉर्मली RDS-on कहते हैं। RDS on is the on state device resistance measured between the drain to source. ठीक है, so this becomes smaller and smaller as the gate potential VGS is increased. In a commercially available transistor जो कि आपके इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो यूज़ होते हैं, आपकी जो VT होती है, V थ्रेशोल्ड, वो होती है अराउंड 2 to 4 वोल्ट्स। ये आपका तकरीबन इस रेंज में ही चेंज होते हैं। जो लो साइड वाले हैं ये इनको हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं लॉजिक लेवल मॉसफेट। लॉजिक लेवल मॉसफेट्स हम इनको इसलिए कहते हैं कि इन डिवाइसेस के गेट को अगर आप जोड़ दें अपने TTL गेट्स की आउटपुट के ऊपर 5 वोल्ट के लॉजिक के ऊपर, तो ये ऑन हो जाएगा। बिकॉज VT जो है वो 2 वोल्ट है। 2 वोल्ट की VT को आप 5 वोल्ट देते हो तो वो रीजनेबली ऑन हो जाता है।
लेकिन जो 4 वोल्ट की VT वाला ट्रांजिस्टर है उसको आप 5 वोल्ट दोगे तो वो एट द वर्ज ऑफ ऑन बैठा होता है, उसकी रेजिस्टेंस उस वक्त ज़्यादा होती है। ये वाली जो डिवाइसेस हैं ये स्टैंडर्ड पावर मॉसफेट्स हैं। मसलन मैंने यहाँ पे नाम लिखा था IRF 520, इसकी जो थ्रेशोल्ड है वो 4 के अराउंड है। अगर आप इसको 5 वोल्ट देते हो तो ये कंडक्ट तो करेगा लेकिन इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ये डिवाइस वैसे अगर आप देखो तो ये मेरा ख्याल है ये कोई 28 एम्पेयर की डिवाइस है। इन अ स्मॉल पैकेज इट कैन कंडक्ट 28 एम्पेयर्स, बट अगर आप इसको 4 वोल्ट या 5 वोल्ट पे ऑपरेट करोगे तो ये हो सकता है 1 एम्पेयर के ऊपर ही मर जाए, इतना ज़्यादा गर्म होगी, इसलिए कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। इस डिवाइस को जो VGS आप देते हो वो देते हो एटलीस्ट 10 वोल्ट से 12 वोल्ट की रेंज में आप देते हो। 10 to 15 वोल्ट हम इसको नॉर्मल ऑपरेशन के लिए देते हैं। अगर आप गेट के ऊपर 15 वोल्ट दोगे तो फिर आप कह सकते हो कि हाँ अब डिवाइस की रेजिस्टेंस और नहीं डिक्रीज करेगी, इट इज़ इन गुड टर्न ऑन स्टेट। ठीक है, अच्छा जी। ओ ये फिर आप ऑफ कैसे करोगे इसको? There are two types of MOSFETs ना, mainly we know कि there is a depletion type MOSFET and there is an enhancement type MOSFET. This is an enhancement type MOSFET. Enhancement type MOSFET में channel pre-exist नहीं करता, channel create किया जाता है। जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट होता है वो सेम टाइप का होता है, दैट मीन्स कि उसमें यहाँ पे एक एन रीजन एग्जिस्ट कर रहा होता है। उस रीजन की जो जाहिर है कि जब आप इसके ऊपर गेट के ऊपर 0 वोल्टेज दोगे तो बिजली तो गुजरेगी। अब आप गेट के ऊपर उल्टा पोटेंशियल अप्लाई करते हो, दैट मीन्स कि नेगेटिव कर देते हो उसको। जब आप गेट को नेगेटिव करते हो, गेट जो यहाँ बैठा है यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश बैक कर देता है। जब वो पुश बैक करता है तो ये जगह जो है ये आपकी डिवॉइड ऑफ इट बिकम्स लाइक द डिप्लीशन रीजन, वहाँ पे कोई अब कैरियर नहीं घुस सकता, तो वो फिर ऑफ हो जाता है। वेराज जो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होते हैं ना वो तकरीबन आप समझ लीजिए 99.9% जो मॉसफेट्स यूज़ होते हैं वो ई टाइप एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट्स होते हैं, और उन 99.9 में से मेरा ख्याल है कि तकरीबन 97% जो हैं वो एन चैनल मॉसफेट यूज़ होते हैं। So you will be coming, this is an N channel MOSFET. You can buy P channel MOSFETs as well. लेकिन P channel MOSFETs के अंदर के दो इश्यूज होते हैं। एक तो उनकी जो ऑन रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है हमेशा। ये जो RDS ऑन है ना ये N channel MOSFET की लो होती है, और जो P channel MOSFETs हैं उनकी हायर होती है। दूसरा प्रॉब्लम पी चैनल के साथ ये होता है कि उनकी बिकॉज ऑफ द फैक्ट के मोबिलिटी ऑफ पी होल्स इज़ लोअर, होल्स की मोबिलिटी तकरीबन 4 गुना कम होती है इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत। इलेक्ट्रॉन्स जो एन चैनल मॉसफेट्स होते हैं दे आर वे फास्टर दैन पी चैनल काउंटर पार्ट्स। हाउएवर आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का सेकंड कोर्स याद हो, आप लोगों ने एक क्लास AB एम्पलीफायर पढ़ा था, क्लास B या क्लास AB पावर एम्पलीफायर पढ़े थे। उसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यूज़ करना होता है, याद है? एक NPN डिवाइस लगाते थे, एक PNP डिवाइस लगाते थे। इसके अंदर भी पेयर्स बनते हैं और आप इससे भी बना सकते हैं वही वाले एम्पलीफायर्स, ऑडियो एम्पलीफायर्स। स्पेशली जब हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में जाते हैं तो मॉसफेट्स आर मोर सूटेबल। सही है? एनी क्वेश्चंस? टर्न ऑन टाइम और टर्न ऑफ टाइम तो सेम नहीं होगा जी। सो हाउ कैन वी पेयर द नहीं, आप हम लोग पेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोगों ने ये क्या चीज़ होती है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड। ये क्या होता है? सर इट्स अ लो पावर डिवाइस। व्हाट इज इट? लो पावर डिवाइस क्या मतलब? नहीं। CMOS क्या होता है? Who knows के CMOS क्या होता है? CMOS का लफ्ज़ कहाँ से आया है? ना CMOS के अंदर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। CMOS जो पहले बने थे
जो मसलन तुम आज से 25-30 साल पहले चले जाओ तो ये 4011 नाम की डिवाइस चिप अवेलेबल थी. 4011 can go up to 18 volts. It's a CMOS device. It can function from 3 volts to 18 volts. But now there are standards. मसलन CMOS के अंदर अब standards हैं 2.5, 3.3, 3.0, 1.8, 1.2. ये सारे different standards हैं. जैसे TTL है, उस तरह LVTTL है, और बहुत सारे standards हैं जो logic के हैं. और ये different voltages पे operate करने के लिए बने हुए हैं. The lower you go in the voltage, the faster the device becomes. And these devices can go in gigahertz range, very very high frequency. ये क्या चीज़ होती है? क्या भला होती है? What is the difference between what you are seeing here and this guy? ये जो C है इसका क्या मतलब होता है? Complementary का क्या मतलब होता है? हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि एक काला तो एक सफ़ेद, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को. तो इसमें कौन सी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को? N channel और P channel. So if in a single chip you have both of these devices, then it becomes a complementary MOS. If you have only N type devices, then it becomes an NMOS device. You can see कि कुछ होते हैं जो NMOS devices होते हैं. ये मैं बात कर रहा हूँ ये जो आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं उसके पर्सपेक्टिव से. CMOS का गेट मसलन ये देखो एक ये दो ट्रांजिस्टर्स लगाए हैं मैंने और ये जो चीज़ बनी है दिस इज़ कॉल्ड अ CMOS इन्वर्टर. ये बेसिकली ये चीज़ है, लॉजिक इन्वर्टर है ये. तुम सपोज करो यहाँ पे 5 वोल्ट दिए हुए हैं, DC के 5 वोल्ट दिए हुए हैं और ये गेट जो है ये 0 वोल्ट्स पे है टू स्टार्ट विद. ठीक है, गेट अगर 0 वोल्ट्स पे है, ये N चैनल डिवाइस है, एनहेंसमेंट मोड है. ये एनहेंसमेंट मोड के जो निशान होता है उसमें यहाँ ब्रेक्स होती हैं, ये ब्रेक्स हैं. दिस इज एन एनहेंसमेंट मोड N चैनल, दिस इज एन एनहेंसमेंट मोड P चैनल डिवाइस. आउटपुट क्या आएगी? अगर मैंने इनपुट पे 0 वोल्ट्स दिए हैं, आउटपुट क्या आएगी? 5 वोल्ट्स आएगी. क्यों आएगी? ऊपर वाला ऑन हो जाएगा. ऊपर वाला जो है वो जिस तरह पोटेंशियल देख रहा है उसका सोर्स VDD पे कनेक्टेड है और गेट 0 पे कनेक्टेड है, तो इसको VGS -5 वोल्ट्स मिल रही है, which is going to turn the upper device on, and when this is 0 this becomes a 1, and when this is a 1 this becomes a 0. ये चीज़ आप खुद बाहर ट्रांजिस्टर्स जोड़ के भी बना सकते हो, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी फास्ट एक्टिंग सर्किट, गोज़ वेरी क्विक. इसमें जो हैज़र्ड है, डेंजर है, वो ये है कि अगर इसको मैं 2.5 वोल्ट पे रख दूं क्या होगा? शॉर्ट हो जाएगा. दोनों ऑन होंगे, दोनों कंडक्ट करेंगे और उसकी वजह से ये डैमेज हो जाएगी डिवाइस. जी, ये इस तरह होगा कि 2.5 वोल्ट के ऊपर ये इसका थ्रेशोल्ड भी क्रॉस हो चुका होगा, इसका थ्रेशोल्ड भी क्रॉस हुआ होगा, दोनों कंडक्शन में आए हुए होंगे. तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जो अलाउड नहीं होती. अदरवाइज CMOS सर्किट्स में ये डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, मगर CMOS सर्किट्स जो हैं वो हमेशा एक चिप के ऊपर जब आप इंटीग्रेशन करना चाहते हो बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट की तब इस्तेमाल करते हो. बड़े साइज़ के अंदर, हाई पावर के अंदर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर P टाइप MOSFETs बहुत कम बनते हैं, महंगे भी थोड़े से होते हैं और अवेलेबल हैं, लेकिन उनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, उनकी जो परफॉर्मेंस, जो उनकी स्पीड है वो स्लो होती है. अच्छा, नाउ लेट अस टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट दिस MOSFET.
अच्छा, बिफोर आई गो फर्दर हम लोग इसकी तफसील से और बात करते हैं। ये तस्वीर मैंने बनाई हुई है, तो मैं इसी में आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि अगर मैं इस n टाइप की जगह पर p टाइप p प्लस डाल दूँ, सिर्फ मैं इतना सा बदल दूँ और कुछ नहीं बदलूँ, इसको मैं p प्लस कर दूँ, तो ये एक और किस्म की डिवाइस बन जाती है। और जो डिवाइस ये अब बनी है इसको हम कहते हैं IGBT, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, IGBT। ओके, एक तो यहाँ से ये देखें, ये IGBT में ये वाला डिवाइस, ये डायोड जो बन रहा था ना, ये ख़त्म हो गया अब, इट इज़ नॉट देयर एनी मोर, बिकॉज अब P टाइप, N टाइप और P टाइप बन गए हैं, तो वो एक डायोड वाली कहानी ख़त्म हो गई। ठीक है, क्या हुआ? ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो असल में ये स्ट्रक्चर जो है, ये है n प्लस पी n माइनस पी प्लस। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक थायरिस्टर का स्ट्रक्चर है, अगर आप लोगों को याद हो। इट्स अ 4 लेयर डिवाइस, NPNP पढ़ी हुई है ये ना, पढ़ी हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स में, पढ़ी हुई है आप लोगों ने। आपने ट्रायक्स और थायरिस्टर्स SCRs पढ़े थे, SCR पढ़े। ये SCR का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये SCR का स्टैंडर्ड सीधा स्ट्रक्चर नहीं है। इसमें ये इंसुलेटेड गेट और ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि देयर इज़ अ चैनल विच कैन बी यूज्ड नाउ टू टर्न ऑन द डिवाइस एंड टर्न ऑफ द डिवाइस। ओके, इसकी जो एक्चुअल फिजिक्स और इसकी जो द वे इट वर्क्स इज अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स, लेकिन एक्सटर्नली जब हम इस डिवाइस को देखते हैं ना सर्किट के पर्सपेक्टिव से, तो ये ऐसी नज़र आती है कि एज इफ के ये इसका सिंबल है, इसके जो टर्मिनल्स हैं हम उनको कलेक्टर और एमिटर और गेट कहते हैं। तो ये जो चीज़ थी, इसको हम ड्रेन की बजाय कलेक्टर कहना शुरू कर देते हैं। ये जो जगह थी, इसको हम सोर्स के बजाय एमिटर कहना शुरू कर देते हैं, और ये गेट ही रहता है, और ये इंसुलेटेड गेट होता है। ठीक है, एन चैनल, ये जो मॉसफेट था, मॉसफेट में जब यहाँ पे एन लगा हुआ था, एन प्लस लगा हुआ था, ये मॉसफेट था। जब ये मॉसफेट था तो जो करंट का फ्लो होता था वो एन से एन तक ही रहता था। और मैंने आपको लास्ट टाइम लिख के दिया था कि इन डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, मैं भी बूढ़ा होता जा रहा हूँ, जिसमें एक ही टाइप के वो होते हैं ना मौजूद आपके, इसको हम कहते हैं मेजॉरिटी कैरियर डिवाइसेस। मेजॉरिटी कैरियर डिवाइसेस, ये वो डिवाइस है जिसमें एन टाइप, सिर्फ एक डिवाइस, एक टाइप ऑफ डोपेंट की वजह से जो कंसंट्रेशन होती है उसकी वजह से करंट फ्लो करती है। इसमें वो डायोड टाइप का एक्शन नहीं होता, इसमें डिप्लीशन लेयर्स नहीं होती। नहीं, मॉसफेट के अंदर, ठीक है। लेकिन जब हम चले जाते हैं यहाँ पे हम P लगा देते हैं, तो दिस बिकम्स अ बाइपोलर डिवाइस, दिस नाउ बिकम्स अ बाइपोलर डिवाइस, और ये बाइपोलर यहाँ से भी आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ बाइपोलर डिवाइस, सो इट इज कॉल्ड अ माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस। और जो माइनॉरिटी कैरियर, मसलन डायोड इज अ माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस, BJT इज अ माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस। BJT के अंदर आपका बेस रीजन जो होता है वो अगर P टाइप है, ये N टाइप है, ये N टाइप है, NPN, तो जो करंट गुजरती है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से गुजरती है, और वो गुजरती P टाइप रीजन में से है।
विच इज़ नॉट इन्वर्टेड, इस केस में चैनल बन जाता है, चैनल इन्वर्जन से बनता है। इस केस में वो इन्वर्जन नहीं होती, बल्कि वो एक्चुअली पी टाइप रीजन में से गुजरते हैं, और वो इस वजह से ये माइनॉरिटी कैरियर डिवाइसेस कहलाती हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत डिफरेंट होती हैं कंपेयर टू मेजॉरिटी कैरियर डिवाइसेस। मेजॉरिटी कैरियर डिवाइसेस आर फास्टर, दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम ऑफ चार्ज स्टोरेज, जो कि डायोड्स में होता है। डायोड में चार्ज स्टोरेज होती है, इसमें नहीं होती, मॉसफेट में नहीं होती। मॉसफेट्स कैन ऑपरेट एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड्स। IGBTs जो हैं वो दे आर स्लोअर देन मॉसफेट्स, दे ऑपरेट स्लोअर देन मॉसफेट्स, लेकिन उनकी एक क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो ये है कि इनका जो फॉरवर्ड ड्रॉप होता है ना, फॉरवर्ड ड्रॉप क्या भला होती है? हाँ, वो उस केस में होता है ना, लेकिन ये तो 3 टर्मिनल की डिवाइस है ना, तो इसमें फॉरवर्ड ड्रॉप क्या होगा? नहीं, सी फॉरवर्ड ड्रॉप ये वाला वोल्टेज होता है VCE, जबकि डिवाइस ऑन हो। जब डिवाइस ऑन होती है और उसमें से मेन करंट गुजर रहा होता है, तो उसके जो कलेक्टर टू एमिटर टर्मिनल्स के ऊपर वोल्टेज बनता है, उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड ड्रॉप। ये जो डिवाइसेस हैं, इसका जो फॉरवर्ड ड्रॉप है वो लो होता है कंपेयर टू अ मॉसफेट। मॉसफेट के अंदर जब करंट गुजरती है तो आप उसकी जो V ड्रेन टू सोर्स ऑन के ऊपर आप किस तरह कैलकुलेट करते हो कि कितनी वोल्टेज इस पे बन रही है? ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आप निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? RDS को ID से मल्टीप्लाई करके, तो इसे ID इंटू RDS। अब जो RDS ऑन है ना, ये वाली चीज़, ये फंक्शन है गेट टू सोर्स वोल्टेज का, VGS का, ठीक है। लेकिन एक सर्टन गिवन ट्रांजिस्टर के लिए ये RDS ऑन जो है, ये एक ख़ास लिमिट से नीचे नहीं जा सकती। सही है, समझ में आ रही है ये बात? मसलन एक डिवाइस यही जो मैंने लिखी थी IRF 520, फ़र्ज़ करें कि उसकी RDS ऑन जो है वो किताब में उसके मैन्युफैक्चरर ने आपको बताई हुई है कि वो नॉर्मली मिली ओम्स में होती है। लेट्स सपोज कि ये 50 मिली ओम्स है। अब ये VGS आप 12 दें, 15 दें, 20 दें, उनमें ये इतनी आएगी, इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर सकते आप, या फिज़िकल लिमिट्स पे पहुंच जाते हो। और इसकी वजह से अगर इसमें से तुम 20 एम्पेयर करंट गुजारते हो तो इसका जो ड्रॉप बनेगा वो तकरीबन 1 वोल्ट का ड्रॉप बनेगा, ठीक है। डायोड को तुम्हें याद होगा कि डायोड का जो ड्रॉप होता है वो कुछ ऐसा होता है। इसकी जो ये जो रेजिस्टेंस होती है, याद है ना, डायोड की एक चीज़ होती है उसको हम डायनामिक रेजिस्टेंस कहते थे। ये बहुत छोटी होती है, इट मे बी एज लो एज सम माइक्रो ओम्स, इट कैन बी वेरी वेरी स्मॉल डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द चिप एंड एवरीथिंग। ये जो डिवाइस है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी कुछ इससे मिलते जुलते होते हैं। आपको याद होगा कि जब BJT ऑन होता है, BJT के ऊपर फॉरवर्ड ड्रॉप कितना आता है? BJT के ऊपर फॉरवर्ड ड्रॉप जो होता है वो 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट इस टाइप का होता है। BJT की जो आउटपुट है ना वो बहुत थोड़ी वोल्टेज पे चली जाती है। आपको BJT सेचुरेशन में जब होता है, सेचुरेशन का लफ्ज़ आपने अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करें, सेचुरेशन उस वक्त आती है जब BJT के ये दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं, ये वाला और ये वाला। तो आइडियली दिस वोल्टेज शुड बी ज़ीरो, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली ज़ीरो, इट इज़ क्लोज टू ज़ीरो। 0.1 वोल्ट्स के अराउंड होता है सेचुरेशन लेवल इनका। IGBTs के अंदर ये जो VDS है, जो VCE सेचुरेशन है, ये तकरीबन 1, 1.5, 2 वोल्ट होती है। टिपिकली जो आप बड़ी ट्रांजिस्टर्स देखते हो वो 1.5, 2 वोल्ट के अराउंड यहाँ ड्रॉप होता है। लेकिन इसकी जो दूसरी अच्छी साइड है वो ये कि ये जो डिवाइस है ये 2000 वोल्ट, 3000 वोल्ट, इवन अब जो है ये 4500 वोल्ट तक की अवेलेबल हैं। 4500 वोल्ट्स की IGBTs अवेलेबल है। इसका क्या मतलब होगा? मैं क्या कह रहा हूँ?
मैं क्या बता रहा था, क्या चीज़ है ये क्या चीज़ है? ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स नहीं, ये फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज है। रिवर्स ब्रेकडाउन नहीं है, रिवर्स ब्रेकडाउन डायोड्स के लिए होती है। ये वो वोल्टेज है जब आप इसको कलेक्टर को एमिटर की निस्बत पॉजिटिव करते हैं तो वो 4500 वोल्ट तक जा सकते हैं आप बग़ैर डैमेज किए डिवाइस को। अगर आप उस दौरान गेट को ऑन करेंगे तो ऑफ कोर्स ये ऑन हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको ऑफ रखें दैट मीन्स कि आपने इसको ग्राउंड किया हुआ है, तो ये वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते आप 4500 तक ले जाएं, डिवाइस डैमेज नहीं होगी। रिवर्स वोल्टेज ये नहीं ले सकते। रिवर्स वोल्टेज जब आप इसको नेगेटिव कर दें, इसको पॉजिटिव कर दें, तो ये डिवाइसेस यूजुअली जल्दी ब्रेक डाउन हो जाती हैं, ठीक है। और उसकी वजह भी है, अगर आपने इसको पॉजिटिव किया, इसको नेगेटिव किया, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जंक्शन जो है ना, ये जंक्शन विद होल्ड कर रहा है, ये जंक्शन स्टे कर रहा है। अगर आप इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव कर देते हो तो ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाता है, ये जंक्शन रिवर्स बायस हो जाता है। तो दोनों जंक्शंस डिफरेंट टाइप के हैं और बिकॉज ऑफ दैट फैक्ट, मतलब देयर आर टू सेपरेट जंक्शंस जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो सपोर्ट करता है, जो रिवर्स डायरेक्शन में सपोर्ट करता है, उन दोनों की ब्रेक डाउन वोल्टेजेस अपनी अपनी होती हैं। तो इनकी जो रिवर्स ब्रेक डाउन होती है उसमें हम लोग परेशान नहीं होते। वाई? बिकॉज हम जितने भी सर्किट्स कंसिडर करेंगे, आप जितने भी पढ़ेंगे, उसमें डिवाइसेस हमेशा फॉरवर्ड वोल्टेज देखती हैं, रिवर्स वोल्टेज देखने की उनको ज़रूरत नहीं होती। रिवर्स में हम लोग तकरीबन ऑलवेज यहाँ पे एक डायोड लगाया होता है। जब ये डायोड लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि रिवर्स वोल्टेज अपीयर ही नहीं हो सकती, सही है। इस वजह से आपका दी ओनली कंसर्न यू हैव इज कि इसके ऊपर फॉरवर्ड वोल्टेज कितनी अप्लाई हो सकती है। सो दिस इज योर फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। वेयर एज फॉर द केस ऑफ मॉसफेट्स, मॉसफेट्स के अंदर ये वोल्टेज बहुत लो होती है। मॉसफेट्स जो हैं वो आपके बहुत भी होना, ये जाते हैं तकरीबन 1000 वोल्ट तक। दिस इज लाइक द टॉप लिमिट फॉर द मॉसफेट्स। जो आप मॉसफेट की वोल्टेज बढ़ाते हो, उसकी जो RDS है वो बड़ी स्पीड से ऊपर जाती है और उसकी वजह से वो डिवाइस जो है वो यूजेबल नहीं रहती। इवन फॉर 1000 वोल्ट्स जो उसकी RDS है वो ओम्स में होती है। कुछ ओम्स एक डिवाइस की रेजिस्टेंस हो तो वो आप उसमें से 1-2 एम्पियर करंट गुजारोगे तो वो गर्म हो जाएगा। वेयरएज जो यूजफुल रेंज फॉर मॉसफेट्स है ना, वो है लेस देन 500 वोल्ट्स। इस रेंज के अंदर मॉसफेट्स बहुत अच्छा काम करते हैं। और जितनी कंप्यूटर्स की स्विचिंग पावर सप्लाईज बनी होती हैं जो 220 वोल्ट से लेती हैं, आपके ये जो लैंप्स होते हैं, हाई एफिशिएंसी लैंप्स होते हैं जो आप घर में 100 रुपये का मिल जाता है, फिलिप्स वाला ना, एनर्जी सेवर्स। एनर्जी सेवर के पीछे वो डब्बा तोड़ो ना उसका, तो उसके अंदर भी तुम्हें एक मॉसफेट मिलेगा। अब ये सारे मॉसफेट जो है ना, ये 400 वोल्ट 500 वोल्ट मॉसफेट्स हैं और ये जो आपकी लाइन वोल्टेज आ रही होती है इसको रेक्टिफाई करते हैं, 300 वोल्ट बनते हैं, उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। आपकी जो स्विचिंग पावर सप्लाई है इसमें भी तकरीबन 300 वोल्ट बन रहे होते हैं, उसके ऊपर ये मॉसफेट काम कर रहे हैं। और ये इनवेरिएबली अब तकरीबन हर जगह मॉसफेट लगा हुआ है, मगर वो ये 500 वोल्ट तक के बनते हैं। इससे ऊपर फिर स्पेशल बनते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ एरिया दैट यू लुक एट। अगेन मॉसफेट्स जो इस रेंज में बनते हैं वो चीप भी हैं और वो बहुत अच्छे स्विचेस हैं। दे आर वेरी द बेस्ट स्विच यू कैन फाइंड आर दीज मॉसफेट्स, ओके। बट बियॉन्ड दैट, व्हेन यू इंक्रीज योर पावर लेवल्स, सपोज यू हैव अ 3-फेज पावर सप्लाई। 3-फेज पावर सप्लाई की वोल्टेज कितनी होती है? ये 220 आ रहे हैं ना, इसको स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 से ज़रब दो ना, तो ये तकरीबन 380 वोल्ट बनते हैं। पाकिस्तान में जो है वो 400 वोल्ट के अराउंड वोल्टेज होती है एक्चुअली। अगर आप लाइन टू लाइन वोल्टेज मेजर करें तो वो 400 वोल्ट्स होते हैं। आप इस वोल्टेज को जब रेक्टिफाई करके डीसी बनाते हैं तो ये तकरीबन 570 वोल्ट्स बनते हैं जाके डीसी के।
अब ये 500 ऑलमोस्ट 600 वोल्ट हैं डीसी, इसके ऊपर अगर किसी डिवाइस ने काम करना है तो वो ये नहीं होगी, वो यही हो सकती है। मॉसफेट्स, ये जो IGBTs है ना, ये दो इनिशियली तो ये सिर्फ दो स्टैंडर्ड वोल्टेजेस में बनते थे, 600 वोल्ट और 1200 वोल्ट में। 600 वोल्ट थी अमेरिकन और जापानीज सिस्टम्स के लिए। आपको शायद पता होगा कि अमेरिका में 120 वोल्ट होते हैं, लाइन पे जो आ रहे होते हैं 120 वोल्ट्स होते हैं। जापान में भी नहीं 120 होते हैं, जापान में भी यही स्टैंडर्ड है। जापान और अमेरिका, जापान में आधे में ये स्टैंडर्ड है, आधे में कुछ और चल रहा है, 220 चल रहा है। लेकिन जो जी यूरोपियन कंट्रीज़ में 220 चलते हैं। हम लोग चूँकि इंग्लैंड की कॉलोनी थे इसलिए हम 220 वोल्ट चला रहे हैं, क्योंकि हमारे जनरेटर्स उन्होंने लगाए थे शुरू में। सो ऑल दैट सिस्टम इज़ अ लेगेसी सिस्टम जो कि चल रहा है, ठीक है। जापान पे अमेरिका ने कब्ज़ा कर लिया तो उन्होंने उधर अपना इक्विपमेंट लगा दिया, ऐसे ही होता है। अब वो इराक़ पे अमेरिका ने कब्ज़ा किया था, पता नहीं अगर वहाँ पे भी शायद कुछ लगा दिया उन्होंने, को पता नहीं जी। नहीं, वो तेल लेके जाते हैं, चीज़ें बेचते हैं। जब वो चीज़ें बेचते हैं तो ऐसी होती है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं। सोल में जाओ तो वहाँ पे जो साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया क्यों इतना ख़िलाफ़ है नॉर्थ कोरिया के, वो तो भाई हैं आपस में। इसलिए कि साउथ कोरिया जो है वो सारा अमेरिका ने बनाया हुआ है, उधर इतना अमेरिकी पैसा लगा हुआ है, वहाँ पे भी यही चक्कर। खैर द पॉइंट इज़ कि जहाँ पे जिसने रूल किया वहाँ पे उसका सिस्टम नज़र आएगा। पाकिस्तान में ये 220 वोल्ट, 220 जो घर पे आती है, ये एक्चुअली जो ट्रांसफार्मर पे होती है ये 400 वोल्ट होती है। तो 400 वोल्ट रेक्टिफाई करोगे तो जो वोल्टेज बनती है वो 1200 वोल्ट का ट्रांजिस्टर हैंडल करता है। तो अगर आप यूपेक एक कंपनी है या अगर आप सीमेंस बनाती है, ABB बनाती है, ये हैं यूरोपियन कंपनीज। आप यूरोपियन की प्रोडक्ट देखेंगे ना तो वो दे आर टिल्टेड टुवर्ड्स 1200 वोल्ट। आप अमेरिकन प्रोडक्ट्स देखेंगे तो दे आर टिल्टेड टुवर्ड्स 600 वोल्ट्स। अमेरिका के अंदर 600 वोल्ट से अलावा कोई चीज़ जो है वो मुश्किल मिलती है, इसलिए कि वहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रही होती। सो दीज आर द टू स्टैंडर्ड वोल्टेजेस जो कि थी। अब ये फिर एक डिवाइसेस आई जो 1700 वोल्ट की थी, फिर उसके बाद 2500 वोल्ट की डिवाइसेस आई, फिर 3300 वोल्ट की डिवाइसेस आई, अब 4500 वोल्ट की डिवाइसेस अवेलेबल हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट IGBTs। और IGBTs कितने बड़े होते हैं? IGBTs जो हैं वो 1000 एम्पेयर का IGBT अवेलेबल है, 1000 एम्पेयर, बल्कि शायद इससे बड़े भी अवेलेबल हैं। ये इतने बड़े होते हैं, इतना बड़ा गोल डब्बा होता है, उसके अंदर से तार बाहर आ रही होती है। अच्छा, ये ऑफ कोर्स एंड ईच वन ऑफ दीज डिवाइसेस इज एक्सपेंसिव। अभी हम लोग अभी भी यहाँ पड़ा हुआ है, मैंने पिंडी में वो सिस्टम रखा हुआ है। वी हैव अ सिस्टम जिसके अंदर 400 एम्पेयर 1200 वोल्ट के मॉसफेट्स IGBTs लगे हुए हैं। वो जो एक IGBT जो है वो इतना बड़ा है, इतना ऊंचा, इतना चौड़ा है। इट्स अ मॉड्यूल दिस बिग, दिस थिक। उसका वज़न जो है वो कम से कम मेरे ख्याल 2.5-3 किलोग्राम वज़न है उसका। एंड द थिंग कॉस्ट अबाउट 20-25,000 रुपीज़ अ सिंगल डिवाइस। ओके, उसके अंदर एक्चुअली दो IGBTs हैं। अभी ये जो चीज़ है ये तकरीबन 50 किलो हर्ट्ज़ बल्कि 60 किलो हर्ट्ज़ के ऊपर स्विच कर सकती है। मैंने इसको टेस्ट किया हुआ है, आई हैव टेस्टेड इट टू बियॉन्ड 60 किलो हर्ट्ज़, एक्चुअली 70 किलो हर्ट्ज़ तक टेस्ट किया हुआ है। तो इतनी हाई स्पीड स्विचिंग और इतनी बड़ी करंट स्विच करना ये मजाक नहीं होता, ये बहुत मुश्किल काम है। और ये IGBT इज़ द ओनली डिवाइस विच कैन डू इट। एंड दिस इज़ द रीज़न कि ये जो IGBTs हैं ये कमर्शियली दिस हैज़ बिकम सो पॉपुलर मोर रिसेंटली कि इन्होंने डिस्प्लेस कर दिया बाकी सब डिवाइसेस को। उससे पहले SCRs हुआ करते थे, मैंने आपको SCRs टच ही नहीं किया इस कोर्स में अभी तक। SCRs आप लोगों ने पहले पढ़े थे। SCR का इशू ये होता है कि वो ऑन तो हो जाता है गेट से, ऑफ नहीं होता गेट से। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, आप उसके गेट पे ट्रिगर पल्स भेजते हो, करंट ट्रिगर पल्स, वो ऑन हो जाता है, लेकिन फिर उसको ऑफ करने के लिए उसको रिवर्स बाइस करना पड़ता है। तो ये नेचुरल कम्यूटेशन हम उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को जिसके अंदर वो यूज़ होते हैं। जैसे रेक्टिफिकेशन है, रेक्टिफिकेशन में SCRs आर यूज्ड, स्टिल यूज्ड, बट अब IGBTs उनको रिप्लेस करते जा रहे हैं बिकॉज अब IGBTs इतने बड़े हो गए हैं एंड दे आर वेरी गुड डिवाइसेस। स्ट्रक्चर ये होता है इसका।
अच्छा जी, कुछ क्या चीज़ लगाए थे? यहाँ पर यूँ, अच्छा ये रजिस्टर मैंने सिर्फ ये इंडिकेट करने के लिए लगाया था कि गेट की जो वोल्टेज है वो 0 पे है। VGS मैंने ये सिर्फ इसलिए कहा था कि ये आपने गेट को शॉर्ट किया हुआ है विद द सोर्स। हाँ कर सकते हो, नहीं इसमें कोई ऐसी प्रोहिबिशन नहीं है, यू कैन शॉर्ट इट डायरेक्टली। वो मैंने वैसे ही रेजिस्टेंस डाला था, इसमें कोई ख़ास वजह नहीं। अगर आप शॉर्ट कर दें, शॉर्ट तो कर सकते हो, लेकिन फिर अगर आप गेट पे कोई सिग्नल देना चाहो तो वो आप नहीं दे सकते। लेकिन अगर रजिस्टर लगा हुआ हो तो फिर आप इसके ऊपर सिग्नल दे सकते हो, ये फ़ायदा। अच्छा किसकी? मॉसफेट की 2 टाइप की ब्रेकडाउन्स होती हैं, और IGBT की भी 2 टाइप की ब्रेकडाउन्स होती हैं। एक ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है जिसको हम कहेंगे कि VGS की ब्रेकडाउन है। VGS आप ये देखें, ये एक इंसुलेटिंग लेयर के ऊपर बैठा हुआ है। अगर इसका पोटेंशियल बढ़ना एक सर्टेन लिमिट से ऊपर चला जाए तो ये जो आपका बीच में इंसुलेटर है ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ये बहुत बारीक होती है, ये दिस इज प्रोबेबली एज थिन एज 25 माइक्रोन। माइक्रोन इज व्हाट? माइक्रोमीटर। इट्स अ वेरी थिन लेयर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये और जूं ये अब ये जो CMOS डिवाइसेस बनती हैं ना, ये जो आपके 1.2 वोल्ट पे चल रही होती हैं, उसमें ये जो डिवाइस, ये जो जगह है, ये प्रोबेबली 1 माइक्रोन 1.5 माइक्रोन या इससे भी कम होती हो, बहुत थिन होती हैं। जब ये इतनी लो हो जाती है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हल्की सी भी वोल्टेज इसको जंप कर सकती है इसके अंदर से। तो एक तो इसका ब्रेकडाउन होता है। जो पावर मॉसफेट्स हैं या पावर IGBTs हैं, इसके अंदर हमारी VGS की लिमिट होती है कि VGS का जो मैग्नीट्यूड है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, इट डजंट मैटर, VGS का जो मैग्नीट्यूड है इट शुड बी केप्ट लेस दैन 25 वोल्ट्स। अगर आप 25 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज बिटवीन दिस टर्मिनल एंड दिस टर्मिनल अप्लाई करते हैं तो वो पंक्चर कर देती है इस लेयर को, इस लेयर में से स्पार्क कर जाती है। वंस इट इज़ पंक्चर्ड इट इज़ गॉन, MOSFET इज़ डेड, यू कैंट यूज़ इट एनी मोर। ठीक है, और प्लीज़ बेयर इट इन माइंड कि इस तरह के लिटरली हज़ारों सेल्स होते हैं। ये एक सेल, मैंने तो ये एक चीज़ बनाई है ना, इस तरह के बहुत सारे हज़ारों पैरेलल में लगे हुए होते हैं। इनमें से किसी एक जगह से कोई एक गेट भी शॉर्ट हो गया ना तो डिवाइस गई। तो ये आपको केयर करना होता है कि VGS प्लस माइनस 25 वोल्ट्स के अंदर रहनी चाहिए। ठीक है, एक तो ये ब्रेकडाउन है। दूसरा जो ब्रेकडाउन है वो यहाँ से यहाँ का ब्रेकडाउन होता है, तो वो इन मेन टर्मिनल्स का ब्रेकडाउन है। और जो MOSFET की वोल्टेज स्पेसिफाइड होती है, फॉर एग्जांपल अभी हमने लिखा था IRF 520, IRF 520 इज अ 100 वोल्ट्स डिवाइस। ठीक है, 100 वोल्ट्स का मतलब होगा कि जब भी इसकी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज 100 वोल्ट्स से ऊपर जाएगी तो उसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा। उसमें ये जो आपका ये N है ना, आपका ये जंक्शन उड़ जाएगा। और ये ऑफ कोर्स आपको पता है जैसे डायोड का ब्रेकडाउन होता है रिवर्स में, ये उस टाइप का ब्रेकडाउन है। एवलांच ब्रेकडाउन होता है। अब वो एवलांच ब्रेकडाउन क्या कैटास्ट्रोफिक होता है या रिकवरेबल होता है? डायोड को अगर तुम ब्रेकडाउन करा दो तो क्या वो डैमेज हो जाएगा या बच जाएगा? अच्छा, वेल डिवाइस डैमेज होगी या नहीं होगी ये सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो कितनी गर्म हुई थी। ठीक है, अगर डिवाइस गर्म नहीं हुई थी, अब वो कब होगा कि डिवाइस कम गर्म हो? नहीं, ऐसे नहीं, इट्स नॉट सो सिंपल। यू सपोज यू हैव अ डायोड जिसके ऊपर जो 100 वोल्ट का डायोड था, उसको आपने रिवर्स किया, उसका ब्रेकडाउन हो गया। अगर ब्रेकडाउन में आपने करंट को लिमिट कर दिया था लेट्स से 100 माइक्रो एम्पियर पे,
अब 100 माइक्रो एम्पेयर को ज़रब दे दो 100 वोल्ट से, जो कि उसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज था, तो कितनी पावर बनेगी? लेस देन अ वॉट, 100 मिली वाट्स। 100 मिली वाट्स पावर डिवाइस के अंदर जो हीट प्रोड्यूस करेगी वो उसको कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर तुम उस डिवाइस की जो रिवर्स करंट है उसको बढ़ने दो, क्योंकि जब ब्रेकडाउन में जाता है तो करंट को और कोई चीज़ नहीं रोकती। अगर एक्सटर्नल सर्किट नहीं रोकेगा तो वो खुद नहीं रोक सकता डिवाइस। अगर करंट को बढ़ने दो तो वो करंट 1 एम्पेयर हो जाए, 2 एम्पेयर हो जाए। अगर वो 1 एम्पेयर होगी तो 100 वाट इंस्टेंटेनियसली डिसिपेट हो रहे होंगे, 100 वाट उसके जंक्शन को उड़ा देंगे। तो डिवाइस हमेशा उड़ती है इंस्टेंटेनियस हीट से। जब भी किसी जगह पे टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पे जंक्शन जो क्रिस्टल होता है वो मेल्ट होता है और वो आपका ये जो N और P हैं ये सब ख़त्म हो जाते हैं। या अगर इंसुलेशंस हैं तो वो उड़ जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, वरना डिवाइस डैमेज नहीं होती। तो जब हम टेस्टिंग करते हैं ना डिवाइसेस की, इफ़ यू आर अ मैन्युफैक्चरर then you have two types of testing that you do, destructive and non-destructive. Non-destructive टेस्ट जो होते हैं आप उसमें करंट्स को बहुत लिमिट करके रखते हैं, आप कैरेक्टरिस्टिक्स मॉनिटर कर रहे होते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं वो डिवाइस को आप उड़ा देते हैं और आप एक्चुअली उसकी लिमिट्स को टेस्ट करते हैं कि हाँ मैं इतनी पावर डिसिपेट कराता हूँ, देखता हूँ कि डिवाइस के साथ क्या होता है। सही है? हाँ वो जो लिखा जी, हाँ वो मैं आपको बताता हूँ आपने क्या देखा। एक्चुअली ऑल्दो ये सवाल आपका जो है ये इस कोर्स से उसका डायरेक्ट अभी ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जो आपने देखा है। वो मैं आपको बताता हूँ क्या था। आपने 2 मॉसफेट्स जोड़े हुए हैं, आपने 2 मॉसफेट्स ऐसे एच ब्रिज में जोड़े हुए हैं, ऐसे था। आप इस जगह पे गेट की वोल्टेज देखते हो, ऐसे देख रहे थे, और आप कहते हो कि ये वोल्टेज 40 वोल्ट तक जा रही है, यही देख रहे थे आप। यहाँ पे 0 वोल्ट से 40 वोल्ट तक जा रही है, ऐसे ही देख रहे थे ना। आपका ग्राउंड टर्मिनल कहाँ था? जो स्कोप का ग्राउंड टर्मिनल था वो कहाँ था? यहाँ पर था। अब आप खुद गौर करो और मुझे बताओ कि हम जिस वोल्टेज की स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं वो ये है, आप जिस वोल्टेज को देख रहे हैं वो ये है। फ़र्क कहाँ है? फ़र्क ये है कि जिस वक्त ये 40 वोल्ट पे जाता है उस वक्त ये पॉइंट इस पॉइंट पे होता है। अगर फ़र्ज़ किया तुमने यहाँ 30 वोल्ट दिए हुए थे तो ये जगह 30 वोल्ट्स पे होती है। जब ये डिवाइस ऑन होती है ये 30 पे चली जाती है, ये डिवाइस ऑफ होती है। ये जब 30 पे होती है तो ये 40 पे होती है, ये 40 पे होती है तो उस वक्त VGS टोटल 10 वोल्ट होती है। तुम्हें समझ में आई बात? तुम बाहर से जब स्कोप लगाते हो तो देखते हो ये तो बहुत ऊंची चली गई, लेकिन इफ़ यू पुट योर स्कोप बिटवीन दीज 2 टर्मिनल्स इट विल नेवर go above these limits. If it goes above these limits the device will be dead. That is not affordable. अच्छा जी, so that is about the breakdown of the thing. Characteristics जो होते हैं डिवाइस के, ज़ाहिर है आप जब स्पेसिफाई करते हो तो एक तो ये वोल्टेज है जो आप कहते हो, ये वाली वोल्टेज pretty much फिक्स्ड है, आप इसकी बात करते हो कि ये कितने पे ब्रेक डाउन करेगा। द अदर थिंग यू आर वरीड अबाउट इज कि ये कितनी करंट हैंडल कर सकता है। अब जब आप कहते हो कि ये 28 एम्पेयर हैंडल कर सकता है, इसका क्या मतलब होता है? ऑन स्टेट में जब 28 एम्पेयर से ज़्यादा गुजरेगा तो ये डैमेज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? हाँ, हीट से डैमेज हो जाएगा। आपकी बिल्कुल सही, आपकी जो डिवाइस है ना वो एक सर्टन अमाउंट ऑफ पावर हैंडल कर सकती है। वो उसके डेटा शीट में लिखा होता है इसकी पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी क्या है, ठीक है। जब जंक्शन गर्म होता है तो वो एक सर्टन रेजिस्टेंस के थ्रू बाहर हीट निकाल रहा होता है, थर्मल रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं। अब अगर आप उसके हीट सिंक को मेंटेन कर सको लोअर पोटेंशियल पे तो ये डिवाइस की करंट बढ़ जाती है। अगर आप उसको हवा में खड़ा कर दो तो ये जो 28 एम्पेयर की डिवाइस है ये प्रॉबेबली 10 एम्पेयर भी नहीं गुजार सके।
आपको पता नहीं मेरी बात समझ में आई है नहीं? मैंने कहा IRF 520 है, IRF 520 का डेटा उठा लो, मेरे पास इस वक्त नहीं है। इट्स अ 28 एम्पेयर डिवाइस। 28 एम्पेयर वो उस वक्त गुजारेगी जब तुम उसके हीट, उसके जो बाहर जो वो कॉपर का जो टर्मिनल होता है, उसका मेन बड़ा वाला ड्रेन टर्मिनल, उसको तुम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखो। अगर तुम 25 डिग्री पे नहीं रखते, उसको हवा में खुला छोड़ देते हो, तो वो तो गर्म हो जाएगा। जब वो गर्म होगा तो उसकी डिवाइस की हैंडलिंग कैपेबिलिटी नीचे आ जाएगी, वो शायद 10 एम्पेयर पे डैमेज हो जाए। सही है? अच्छा, तो ये जो स्पेसिफिकेशन होती है इसका ताल्लुक RDS से होता है, RDS ऑन से, जो हमने अभी देखा कि डिवाइस के अंदर ये एरिया जितना बड़ा होगा उतनी उसकी करंट कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, और ज्यों-ज्यों आप वोल्टेज बढ़ाते हो आप इस थिकनेस को बढ़ाते हो, वोल्टेज इस तरफ की थिकनेस को बढ़ा के बढ़ती है। ये जो लेयर है ना, ये जो लेयर है, इसको हम ड्रिफ्ट रीजन कहते हैं। ड्रिफ्ट रीजन जितना लंबा होगा उतना तुम्हारी जो वोल्टेज सस्टेनेबिलिटी है